वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान मतलब कि पॉलिटिकल साइंस के बारे में या राजनीति शास्त्र के बारे में। अगर आपने अभी एडमिशन लिया है बीए में और सोच रहे हैं कि हमको पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ना है, कैसे प्रश्न आएंगे, पेपर ऑब्जेक्टिव होगा कि लिखित होगा, तो किसी प्रकार की कोई एक प्रकार से डाउट आपके मन में ना बचने पाए, इसके लिए शुक्ला स्टडी पॉइंट हमेशा से आगे आता रहा है। तो बहुत सारे डाउट सेशन वाले वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो रहे हैं और आप लोग उसको देख पा रहे होंगे। सुबह के 9 बजे वो क्लास आपकी आती है जिसमें जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके डाउट्स होते हैं, जो आपके प्रश्न होते हैं, उन्हीं प्रश्नों पर आपके कमेंट्स को ध्यान में रख करके आपके आपके कमेंट्स को पढ़ने के बाद में वीडियोस दी जाती है। तो आपके जो भी एक प्रकार से डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं किसी बीए से रिलेटेड या बीएससी से या बीकॉम से, तो आप कमेंट्स करेंगे तो उसकी एक प्रकार से उसी कमेंट को पढ़ा जाएगा और उसके बाद में आपको एक वीडियो बना करके विधिवत तरीके से सुबह के 9 बजे आपको क्लास मिलती है। तो उसमें 10 से 15 मिनट में मैं चर्चा करता हूँ आपके प्रश्नों पर। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करें उन्हीं वीडियो में जा करके, तो वहाँ पर आपको जवाब मिलता रहेगा। क्लियर। अब हमारे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं। अब वो एक प्रकार से किसी कारण के बस में या मजबूरी में, या वो आगे पढ़ना नहीं चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, मान लेते हैं यूपीएससी की तैयारी, आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं, कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में बच्चे खास करके बीए पढ़ते हैं। क्योंकि बीएससी पढ़ते वक्त आपको उतना समय नहीं मिल पाता जितना समय आपको बीए पढ़ते वक्त मिल पाता है। और चूंकि बीए के जो सब्जेक्ट हैं वो सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, आईएएस पीसीएस या यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, या पीसीएस स्टेट पीसीएस जो भी एग्ज़ाम होते हैं, खास करके आप देखिएगा यूपीएसआई से लेकर के और यूपी पुलिस तक, लेखपाल तक, सबकी परीक्षा में जीके आता है, जीके जीएस आता है। और जीके जीएस ही होता है एक प्रकार से बोले तो आपका बीए में अगर आप देखें सब्जेक्ट जो होते हैं आर्ट्स के ही सब्जेक्ट होते हैं, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा सोशोलॉजी, ठीक है, और आपका होगा हिस्ट्री। तो इन सभी सब्जेक्ट को अगर आप लेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलती है। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप तैयारी करिए, कंपटीशन की तैयारी करिए। लेकिन अगर आप बीए कर रहे हैं तो आपको एक प्रकार से बीए की भी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं तो शुक्ला स्टडी पॉइंट की जो मॉडल पेपर हैं उनको तो जरूर देख करके जाइएगा। क्योंकि आपके जो सीनियर्स लोग हैं, पिछले 5 वर्षों से मैं उन लोगों को सभी को पढ़ा रहा हूँ और रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। जब से शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके बीच में आया है तब से बहुत ही जो है बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं। बीए के क्षेत्रों में 90% नंबर लोग लेकर के आ रहे हैं। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे मैं उन क्वेश्चंस को आपको बता दूंगा कि कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। मतलब कि ये एक गेस होता है। और अभी तक आपको बता दूं कि ऊपर वाले की कृपा से जितने भी प्रश्न हमने बताए हैं आपको, वो सब कहीं ना कहीं पे परीक्षा में पूछे गए हैं। मतलब विश्वविद्यालयों में आप देखिएगा, बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस सेम है। सभी विश्व उन्हीं सिलेबस यानी जो कॉमन मिनिमम सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप बीए में एडमिशन लिए हैं, साइंस बैकग्राउंड से थे, कोई मैटर नहीं करता है। आपको मैं बहुत ही बारीकी से अध्ययन करवाऊंगा। बीए प्रथम सेमेस्टर के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के बारे में। जब आप बीए प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं या बीए में एडमिशन लेते हैं, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, आपको बता दूं 6 सेमेस्टर आपको पेपर देने पड़ेंगे। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, फर्स्ट और सेकंड ईयर में थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, और थर्ड ईयर में आपको देना पड़ेगा फोर्थ मतलब फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर। ठीक है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। सभी की तैयारियां बिल्कुल आपको शुक्ला स्टडी पॉइंट पर मिलेंगी। तो जब आप एडमिशन लेते हैं बीए में, तो बीए के प्रथम सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और जो भारत का संविधान है। चूँकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तदुपरांत भारत आज़ाद होता है, और जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है उसके बाद में फिर संविधान सभा का गठन होता है, कैबिनेट मिशन आता है और वो बताता है संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा गठित की जाती है और उसके बारे में विस्तार से हमने संविधान सभा को लेकर के एक सेपरेट वीडियो बनाई है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो संविधान सभा का गठन होता है, उसके बाद में संविधान निर्माण पर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन चर्चा होती है, और उसके बाद में फिर प्रारूप समिति के द्वारा जिसके अध्यक्ष डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर और सलाहकार BN राव जी थे, और भी सदस्य इसके कमेटी में थे, और संविधान बनता है। तो वो चूंकि भारत का संविधान जो है कहीं ना कहीं पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ही समानांतर उसका भी विकास होता रहा है। जैसे तमाम प्रकार के जो है नियम कायदे बनाए गए। आपको बता दूं कि तमाम प्रकार के जो नियम बनाए गए, उन नियमों में आप देखते हैं कि जैसे 1858 का अधिनियम हो गया, 1861 का अधिनियम बनाया गया जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा, 1892 का अधिनियम आता है, 1909 का अधिनियम आता है, 1919 का अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, और इस प्रकार से ये सब अधिनियम आते रहते। तो ये सब अधिनियम से बहुत सारी चीज़ें आपको भारतीय संविधान में मिलेंगी। तो उन्हीं सभी चीज़ों को हमको बहुत ही बारीकी से समझना है, अध्ययन करना है। तो बिल्कुल टफ सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही सरल सब्जेक्ट है। आपकी परीक्षा लिखित हो या ऑब्जेक्टिव हो, दोनों दृष्टि से यह मॉडल पेपर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये लिखित मॉडल पेपर इसलिए है चूंकि इसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसी प्रकार से ज्योग्राफी पर मैंने कल चर्चा करी थी, आप लोगों ने देखा होगा। राजनीति शास्त्र की अगर बात की जाए, या पॉलिटिकल साइंस की अगर बात की जाए, या राजनीति विज्ञान की बात की जाए, मतलब एक ही होता है। BA प्रथम सेमेस्टर, प्रथम वर्ष 2024, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं खंड आ से। खंड आ में अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न होते हैं। इनकी संख्या जो होती है 10 होती है। 10 के 10 प्रश्नों को आपको करना होता है। एक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। बहुत ही सरल जो है भाषा में आप लिख सकते हैं। कोई जटिल भाषा का प्रयोग अगर नहीं करेंगे तो भी आपको नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई किताबी भाषा का ही प्रयोग आपको करना है, आप सरल से सरल भाषा का प्रयोग करेंगे तो भी आपको नंबर एग्जामिनर देगा। ठीक है, तो कॉपी कैसे लिखते हैं, किस तरीके से उत्तर लिखते हैं, ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो मतलब बनाता रहता हूं, तो उसमें आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रश्न का उत्तर आपको कैसे लिखना है। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताएं। प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। और 2023 में अधिकतर विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर को भी मैंने सॉल्व करवाया, तो वो 2023 वाले प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात की जाए तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई है भैया, वो 31 दिसंबर की डेट है, और वो सन होता है आपका 1600 ईस्वी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और आप देखते हैं इसे खास करके आप देखिएगा तो ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये ब्रिटेन की महारानी थी। उन्होंने भारत के साथ व्यापार करने के लिए 21 सालों तक छूट दी थी इस कंपनी को। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज़, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना उनके द्वारा ही करवाई गई थी। और 19 सालों के लिए, या मतलब सॉरी 21 सालों के लिए, और कहीं कहीं पर 15 सालों की बात होती है, लेकिन 21 साल ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के बताया जाता है। तो इसी कंपनी ने क्या किया, भारत को गुलाम बनाया धीरे धीरे। और इस कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल जो बना वो वारेन हेस्टिंग्स बना। और उसके मतलब इसके संस्थापक की बात अगर की जाए इसके ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो उसका नाम है जॉन वाट्स, थॉमस स्मिथ। इन सभी लोगों ने मिल करके ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी, और इसका मुख्यालय लंदन में, यूनाइटेड किंगडम उस समय यूके हुआ करता था, उसी की राजधानी है, मतलब ब्रिटेन की ही राजधानी है। ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड, ये तीनों अलग अलग हैं। इंग्लैंड की अगर बात की जाए तो इंग्लैंड एक देश है, इंग्लैंड। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में 3 देश हैं, और ब्रिटेन में 2 देश या 3 देश हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो 4 देश यूके में आते हैं यूनाइटेड किंगडम में, जैसे उसमें वेल्स आता है, ठीक है, इंग्लैंड आता है, और आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड, ये सब शामिल होते हैं यूनाइटेड किंगडम में। और ब्रिटेन में खास करके उत्तरी आयरलैंड ही शामिल होता है, और वेल्स और इंग्लैंड शामिल होता है, और इंग्लैंड एक देश होता है। तो भारत पर इंग्लैंड ने नहीं कब्जा किया था, भारत पर यूके ने कब्जा किया था, ब्रिटेन ने कब्जा किया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। मुख्यालय लंदन था इसका, इस कंपनी का, और ये कंपनी भारत में धन कमाने के उद्देश्य से आई थी। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये दुनिया के कुल उत्पादन का 1/4 माल भारत से तैयार किया जाता था चूंकि उस समय। और इसी वजह से आप देखते हैं भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी व्यापारिक कंपनी थी, एक प्राइवेट कंपनी थी, जो कि एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा एक प्रकार से आदेश लेकर के 19 सालों तक भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। अभी व्यापारिक कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी थी, ये आती है यहाँ पर, व्यापार करती है, तमाम प्रकार के युद्ध लड़ती है। आप देखते हैं शुरुआत में आप देखते कंपनी आती है तो आप कैसे शासन होता है। 1757 ईस्वी में आपका देखते प्लासी का युद्ध, 1761 में बक्सर का युद्ध।
तो इस प्रकार से जब ये युद्ध होने प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है, 1757 1761 का जब ये युद्ध समाप्त होता है, उसके बाद में आप देखते हैं कि भारत पर एक प्रकार से बंगाल और इन सभी मतलब जो जो प्रेसिडेंसी थी उस समय फेमस फेमस मुंबई, ठीक है, कोलकाता, इन सभी जगहों पर वो लोग कब्जा कर लेते हैं। और इसके बाद में आप देखते हैं कि लगभग 100 वर्षों तक एक प्रकार से वो लोग शासन मतलब 100 वर्षों तक शासन करते हैं। 1757 यानी प्लासी के युद्ध से आप देखते हैं कंपनी एकदम से सेना वोना रखने का अधिकार ले लेती है। और फिर उसके 100 सालों के बाद में 1857 ईस्वी में विद्रोह होता है, 1857 की क्रांति होती है, अभी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में 1858 ईस्वी का एक अधिनियम आता है, और उस अधिनियम के द्वारा क्या किया जाता है कि अब भारत में जो कंपनी वहाँ से प्राइवेट बन करके आई थी ब्रिटेन से, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कंपनी अब क्या हो जाएगी 1858 ईस्वी के अधिनियम से, अब वो कंपनी भैया एक प्रकार से वो सरकारी कंपनी हो जाएगी, और वहाँ पर डायरेक्ट जो है ब्रिटेन का एक प्रकार से ब्रिटेन की सरकार का अधिकार हो जाएगा कंपनी पर, ठीक है। तो कंपनी का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है, ब्रिटिश सत्ता के हाथों में चला जाता है। क्लियर? तो ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो बस इतना ही लिखना है, आपको सरल शब्दों में लिखना है। मैंने आपको एक भूमिका में समझाने का काम किया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, बहुत ही आसानी से समझें आप। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है 1857 की क्रांति के क्या परिणाम निकले, फटाफट से आप बताएं। तो 1857 की क्रांति के कई परिणाम निकले। 1857 की क्रांति को एक प्रकार से जो यूरोपीय लेखक हैं वो सैनिक विद्रोह बताते हैं, सैनिक असंतोष बताते हैं, और कहते हैं चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग नहीं करना चाहते थे, और इसी के कारण से ये विद्रोह हुआ। लेकिन ये मात्र केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, उसकी चिंगारी तो मंगल पांडे जी ने फूंकी, लेकिन आप देखते हैं उसके कई कारण रहे। प्रशासनिक कारण भी रहा, राजनीतिक कारण रहा, सामाजिक धार्मिक कई कारण इसमें रहे। चूँकि क्या हो रहा था कि जाति अंग्रेज जो थे वो जाति भेद की भावना से प्रेरित थे, भारतीयों को हे दृष्टि से देखते थे, हिंदुओं को बर्बर और मुसलमानों को कट्टरपंथी, निर्दयी और बेईमान समझते थे। यूरोपीय अधिकारी वर्ग भारतीयों के प्रति कठोर हुआ करते थे, असहनशील या असहनीशील व्यवहार किया करते थे। वह भारतीयों को काले और सुअर की संज्ञा दिया करते थे, और इस प्रकार से जब भारतीयों को लगा कि ये लोग हम पर एक प्रकार से अत्याचार कर रहे हैं, तो इस प्रकार से कई सारे उफान थे। सामाजिक धार्मिक कारण भी थे, आर्थिक कारण बहुत सारे थे, ठीक है, सैनिक कारण थे, तत्कालिक कारण भी था, क्योंकि सेना में जो चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग हो रहा था उसी का तत्कालीन कारण मान सकते हैं। क्योंकि जब चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग उसमें गाय और सूअर के चमड़े को दांत से छीलना पड़ता था, काटना पड़ता था। चूँकि 1856 में सेना में पुरानी राइफलों के स्थान पर नई राइफल आई, और इन फील्ड राइफलों का जो है प्रयोग शुरू होता है, जिसमें चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाता था। जिनका प्रयोग क्या करता था, जिनका प्रयोग कैसे करते थे, जो भारतीय सैनिक होते थे वो दांतों से छील करके करते थे। तो जब लोगों को पता चला, मंगल पांडे को खास करके पता चला कि भाई इसमें तो गाय और सूअर की चर्बी होती है, तो भाई जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो मांस वगैरह से बहुत दूर रहते हैं, और मांस का नाम भी सुन लो तो एक प्रकार से वो 4 कदम दूर भागते हैं। अब हम ही को अगर देखें तो अगर मांस वांस की कोई बात करता है तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में, मतलब प्रॉब्लम क्या, मतलब उल्टी होने लगती है, मतलब उसको देखने के बाद में, मतलब एकदम से बहुत बदबू जहाँ पर होती है इस टाइप की, तो बड़ी बड़ी दिक्कत होती है। तो ये मंगल पांडे जी जो थे, इनको भी थोड़ा ऐसा लगा होगा, क्योंकि शुरुआत से ही हम लोगों का ऐसे कुछ माइंडसेट रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि भाई ब्राह्मण लोगों को मांस और इन सभी से बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, और ख़ास करके जब पहले मांसाहारी लोग भोजन करते थे, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं था। और आजकल तो भाई टेक्नोलॉजी इतनी विकसित है, तमाम प्रकार के फूड है, तो फिर भी लोग मांसाहार को जो है सेवन करते हैं उसका, तो बीमारियां बहुत सारी फैलती। मांसाहार से आप शारीरिक पौष्टिक तत्व तो जरूर आपको मिलता है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि उससे बीमारियां भी बहुत ज़्यादा फैलती हैं। क्लियर? हालांकि अब अपनी अपनी मर्जी होती है, जिसको पसंद है वो खाएगा, जिसको नहीं पसंद है वो नहीं खाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता था कि जब भारतीय सैनिकों पर इस प्रकार से शुरू किया गया, तो अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीय सैनिकों पर अत्याचार करना शुरू किया, और उन्होंने कहा कि नहीं, यही कारतूस आपको फाड़ने पड़ेंगे। तो फिर मंगल पांडे ने क्या किया, विद्रोह कर दिया, और इस प्रकार से ये विद्रोह जो है एकदम से चिंगारी वहाँ से उठती है। और आप देखते झांसी से झांसी की रानी, और इसी प्रकार से कानपुर से तात्या टोपे, ठीक है, और दिल्ली से बहादुर शाह जफर, और इसी बहादुर शाह जफर द्वितीय। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि अलग अलग स्थानों से, बिहार से राजा कुंवर सिंह, ठीक है,
और इसी प्रकार से आप देखते हैं कि अलग अलग स्थानों से अलग अलग लोग जो हैं ये क्रांति की चिंगारी को आगे बढ़ाते हैं। पहले तो चूंकि कोई सोशल मीडिया थी नहीं, कोई ग्रुप्स वगैरह का मामला तो था नहीं कि भाई ग्रुप में लिख दिया और बता दिया, एक बार न्यूज में आ गया सभी लोग जान लिए। पहले बड़ा दिक्कतें होती थी, तो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते थे और इसी दृष्टि से खास करके एकता का अभाव हुआ करता था। तो फिर ये 1857 की क्रांति इस प्रकार से होती है। इसका परिणाम क्या निकला? सबसे पहली बात ये निकली कि 1857 की क्रांति से क्या हुआ, जो कंपनी का शासन था भारत में वो समाप्त हो जाता है। अब कंपनी को एकदम से ख़त्म करके और ब्रिटिश क्राउन जो है, ब्रिटिश सत्ता अपने हाथों में एक प्रकार से शासन संभाल लेती है भारत का। 1857 की क्रांति के बाद हुआ या कि महारानी का घोषणा पत्र आता है। 1857 की क्रांति से सेना का पुनर्गठन किया जाता है। फूट डालो और राज करो की नीति को बढ़ावा मिलता है और देसी रियासतों के लिए तमाम प्रकार की नीतियां बनाई जाती हैं और ब्रिटेन में बैठ करके भारत में एक प्रकार से भारत के कानून को बनाया जाता है और फिर भारत पर लागू किया जाता है। तो इस प्रकार से अब 1858 के अधिनियम से शुरू होता है और बहुत सारे कानून बना करके भारत में आएंगे और उन कानूनों का भारत के लोग विरोध करेंगे और इस प्रकार से वो विरोध होता रहेगा और इसी में मारपीट और आंदोलन तमाम सारे होते रहेंगे। गांधी जी आते हैं, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी, भगत सिंह, सभी लोग एक प्रकार से, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, तमाम प्रकार के लोग, विपिन चंद्र पाल, ठीक है, इन सभी लोगों ने मिल करके, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, सर सैयद अहमद खां और मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी, उस समय मुस्लिम लीग भी थी, जो वो भी एक प्रकार से इन सभी लोगों के साथ में ही सभी लोग हुआ करते थे। और इस प्रकार से यहाँ पर भारतीय आंदोलन की शुरुआत होती है और इस प्रकार से 1858 ईस्वी से लोगों को यह लगने लगा कि अब भाई भारत एक प्रकार से मुख्य रूप से इंग्लैंड के चंगुल में आ चुका। अभी तक तो कंपनी थी, जैसे मान लेते हैं पहले भी इंग्लैंड के लोग शासन कर रहे थे हम पर, आज भी है। जैसे मान लेते गूगल, जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ऐसे आज गूगल है। अब गूगल वगैरह आप देखते, गूगल हो गई, या मान लेते आप यूट्यूब देख लीजिए, अमेरिका की संस्था है। इसी प्रकार से तमाम प्रकार के ऐसे एप्लीकेशन है मोबाइल फ़ोन में, आप देखते हैं जो सर्च इंजन है गूगल, गूगल कहाँ का है? तो इंग्लैंड का ही तो है। या इसी प्रकार से आप देखिए, मतलब उन्हीं सभी लोगों का है, पाश्चात्य देशों का ही है ये सब, जितना भी आप चला रहे हैं टेक्नोलॉजी वगैरह में। अगर वो चाहें अभी तो 1 मिनट में क्या करें, सबका सारा का सारा जीमेल वगैरह सब बंद कर दे, अगर चाहें तो। आओ, पूरा सब सिस्टम है, ख़त्म हो जाएगा पूरा। जितना ज़्यादा इतने सिक्योर हो चुके हैं सभी लोग और ज़्यादा मतलब कि, तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी भी हम उनके गुलाम ही हैं एक प्रकार से अगर देखें तो। लेकिन अब इसको गुलामी क्यों नहीं कहेंगे, चूँकि अब सभी लोग डेवलप हो चुके हैं, सभी लोग जान चुके हैं और पहले इतनी सारी चीज़ें नहीं थी। लेकिन फिर भी आज देखते हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं पे अलग अलग क्षेत्रों में गुलामी आज भी है। लेकिन वो गुलामी जो थी वो दूसरे टाइप की थी और आज की गुलामी जो है वो टेक्निकल गुलामी मान सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से तमाम प्रकार के आंदोलन होंगे। आप देखते हैं 1936 ईस्वी में जे.एल. नेहरू आते हैं, मतलब जे.एल. नेहरू 1937 में आप देखते हैं एक प्रकार से तमाम प्रकार के, अच्छा 1885 ईस्वी में आप देखते हैं बनता है क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। उसके बाद में फिर तमाम प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं और इस प्रकार से तमाम आंदोलन आपको चलते हुए दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से जो सारी चीज़ें होंगी तो वो सब आंदोलन करके उसके बाद में फिर भारत आज़ाद होता है और उसके बाद में भारतीय संविधान का निर्माण होता है। तो ये सब मैं दीर्घ तरीके से, बहुत ही बारीकी से और बहुत ही विस्तार से इसलिए आपको समझा रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो समझने में, ठीक है। पहला प्रश्न। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम क्या था? 1858 ईस्वी में जो भारत शासन अधिनियम बनाया गया ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, ब्रिटिश सत्ता के द्वारा, वो क्या था, उसमें क्या बातें बताई गई थी? तो 1858 ईस्वी के अधिनियम की अगर बात की जाए तो 1858 ईस्वी में क्या हुआ कि ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया और भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। और इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि भारत के शासन का नियंत्रण अब ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया गया। ब्रिटिश की जो महारानी थी अब उनके हाथों में चला गया। और उस समय ब्रिटेन की जो महारानी थी उनका नाम था विक्टोरिया। विक्टोरिया ब्रिटेन की महारानी थी और ब्रिटेन का सर्वोच्च निकाय ब्रिटिश संसद हुआ करती थी, जिसके प्रति ब्रिटेन की सरकार उत्तरदायी हुआ करती थी। चूंकि ब्रिटेन की सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी थी, अतः भारत के लिए भी सर्वोच्च निकाय ब्रिटेन की संसद ही थी। और इस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। पहले गवर्नर जनरल कहते थे, भारत की कंपनी के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, लेकिन अब ब्रिटेन के वायसराय, मतलब भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके भारत का वायसराय उनको बता दिया गया।
इस प्रकार मतलब वायसराय का मतलब होता है सम्राट का प्रतिनिधि, मतलब वहाँ जो इंग्लैंड में राजा हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में भारत में एक व्यक्ति आएगा और वो भारत पर शासन करेगा, और जो सम्राट कहेगा इंग्लैंड का वही करेगा। ठीक है। तो महारानी की घोषणा की गई, मतलब महारानी के द्वारा घोषणा की गई कि लॉर्ड कैनिंग उस समय वायसराय थे। उन्होंने 1 नवंबर की डेट थी, 1 नवंबर की डेट है भैया, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को, ठीक है, एक घोषणा करते हैं। उसी घोषणा में, अच्छा वो घोषणा इलाहाबाद में पढ़ करके सुनाई गई लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। उस घोषणा में ये बताया गया कि एक तरफ राजाओं को सुरक्षा का आश्वासन दिया गया, दूसरी तरफ मध्य वर्ग से भी विकास हेतु अवसरों को उपलब्ध कराने का वादा किया गया। और इस घोषणा में प्रत्येक व्यक्ति जाति धर्म इस प्रकार के जो भेदभाव थे उसको बिना केवल अपनी योग्यता और शिक्षा के आधार पर प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश पाने का हकदार किए दिया जाएगा। ये तमाम प्रकार की चीज़ें बताई गई उद्घोषणा में। सभी भारतीय राजाओं के अधिकारों के सम्मान का वादा किया गया, और भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के विस्तार पर रोक लगा दी गई कि अब ब्रिटेन भारत के क्षेत्रों पर विस्तार नहीं करेगा, जो जितना हो चुका उतना ही रहेगा। इस घोषणा में क्या किया गया कि लोगों ने प्राचीन अधिकारों और परंपराओं आदि के सम्मान और न्याय सद्भाव और धार्मिक सहिष्णुता की नीति का मतलब कि के अनुसार करने का वादा किया। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो घोषणा इसमें की गई या कही गई लागू उसको नहीं करवाया गया, और भारत की प्राचीन परंपराओं के प्रति सम्मान के नाम पर ब्रिटिशर्सों ने सामाजिक बुराइयों को संरक्षण देने की नीति अपना ली, और विदेशी शासकों के द्वारा सामाजिक सुधारों पर बहुत कम ध्यान दिया गया। और जब भारतीय नेताओं ने इन सुधारों की मांग करी तो उसका विरोध होने लगा, और कई प्रकार की चीज़ें होती गई, आंदोलन होते गए और इनके नियमों का विरोध होने लगा। 1858 ईस्वी के बाद भारतीयों के हितों को पुनः ब्रिटेन के अधीनस्थ बना दिया गया, और भारत के संसाधनों का प्रयोग विश्व के अन्य भागों में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की पूर्ति के लिए अन्य देशों के विरुद्ध चलाए गए। जैसे युद्धों की पूर्ति के लिए, अगर प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, या मान लेते हैं इसके बाद में 1858 से के बाद में आप देखते हैं 1914 में, जब 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होता है तो भारतीय सैनिक ही एक प्रकार से भेजे जाते हैं इंग्लैंड की तरफ से लड़ने के लिए, भारतीय सैनिकों को भेजा गया। तो 1858 ईस्वी का जो अधिनियम है ये कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा इसको लागू नहीं करवाया गया। जो बातें बताई गई और जो बातें वहाँ पर कही गई वो चीज़ें यहाँ पर लागू नहीं हुई, इसलिए इसके बाद में फिर से विरोध होता है। और जब विरोध होता है फिर उसके बाद में 1861 का अधिनियम आता है, उसमें कुछ सुधार किए जाते हैं। फिर उसके बाद में 1861 ईस्वी के बाद में आप देखते हैं 1892 का अधिनियम आता है, और इसके बाद में फिर 1909 का अधिनियम आता है। तो अब अगला प्रश्न आपका 1909 के अधिनियम की प्रमुख धाराएं बताइए। 1909 का अधिनियम क्या था भैया? 1909 ईस्वी के अधिनियम की अगर बात की जाए तो इसकी जो मुख्य धाराएं हैं उसमें केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या जो है 16 पहले हुआ करती थी, वो 16 सदस्य 1892 ईस्वी के अधिनियम में, चूंकि 1861 के अधिनियम में वो संख्या कितनी थी भाई? कम से कम 10 थी। अब 1892 ईस्वी के अधिनियम में उसको 16 कर दिया गया था। ठीक है। और प्रांतीय परिषदों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से 20 तक हो सकती थी, 1892 में तय हो गया था। लेकिन जब उसका भी सारे लोगों ने विरोध किया तो अब क्या किया गया, 1909 के अधिनियम में एक सुधार किया गया ये, और 16 के स्थान पर अब 69 लोग जो है वो खास करके केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य होने लगे। कितने लोग भैया? 16 के स्थान पर 69 लोगों को शामिल किया गया, मतलब कुल मिलाकर के परिषद के सदस्यों की संख्या 69 कर दी गई। ठीक है। इसमें प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। बंगाल, मद्रास, बम्बई, बिहार, उड़ीसा और यूपी में इसकी संख्या 50 कर दी गई, और पंजाब, असम और बर्मा में 30 कर दी गई। और इसी प्रकार से प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या भी अधिक थी, परंतु फिर भी निर्वाचित सदस्यों को बहुमत प्राप्त नहीं था, क्योंकि गैर सरकारी सदस्यों में से कुछ को सरकार मनोनीत करती थी और कुछ निर्वाचित होते थे। तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ें की गई। मतदान करने की अत्यंत कठोर शर्तें थीं, केवल आय करदाता अथवा भूमि करदाता अथवा संपत्ति वाला व्यक्ति ही मत दे सकता था, मतलब अपना वोट दे सकता था। विधान परिषद के अधिकारों और कार्यों में वृद्धि की गई। बजट पर वाद विवाद करने के लिए सविस्तार नियम बनाए गए। कई प्रकार की चीज़ें की गई। ठीक है। और केंद्रीय विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य प्रांतीय परिषद, यूरोपीय संयुक्त व्यापार मंडल, भारतीय व्यापार निर्वाचित, इन सभी के द्वारा किए जाते थे। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें की गई। और बम्बई, मद्रास और बंगाल में कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 2 के स्थान पर 4 कर दी गई। अब गवर्नर जनरल और उसकी परिषदों को अधिकार दिया गया कि वह अन्य प्रांतों में भी कार्यकारिणी परिषदों की स्थापना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें बताई गई।
और खास करके गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय परिषद की भी वृद्धि 1909 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा की गई। भारतीय सदस्य उसमें एक बढ़ाए गए, जिसमें लॉर्ड सिन्हा प्रथम भारतीय सदस्य उसमें शामिल होते हुए थे। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को शामिल करने की का प्रावधान 1909 की ईस्वी के अधिनियम में किया गया था। ठीक है। इसके बाद में 1909 ईस्वी के बाद में आप देखते हैं उसका भी विरोध जब लोगों ने किया तो 1919 ईस्वी का अधिनियम आता है, और 1919 ईस्वी के अधिनियम में भी बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, मौलिक अधिकार के बारे में बताएं। आप संविधान जो है लागू हो जाता है, और जब संविधान लागू हो जाता है तमाम प्रकार के अधिनियमों के बाद में, तो संविधान में एक प्रकार से आप देखते हैं 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग जो है वर्तमान संविधान मतलब उस समय जब संविधान बना था तो थे। आज आप देखते हैं भारतीय संविधान में लगभग 24 के आसपास भाग है, और इसके अलावा 12 अनुसूचियां हैं, 4 अनुसूचियों की वृद्धि हुई है, और 395 अनुच्छेद मूल रूप से आज भी हैं, लेकिन उसमें लगभग 100 से अधिक अनुच्छेद और बढ़ा दीजिए आप, चूंकि 100 से अधिक बार संविधान में संशोधन हो चुका है, तो एक दो करके तो वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन वन मतलब एक प्रकार से ABCD करके या रोमन शैली का, जैसे एक लिखा है तो एक अनुच्छेद, या फिर मान लेते हैं कि 15 अनुच्छेद है, 15 में आप देखते हैं 1 2, तो इस प्रकार से उसमें बढ़ा भी दिया गया, घटा भी दिया गया। तो इस प्रकार से जैसे 15 का का, 15 का खा, गा, घा, ABCD, इस प्रकार से वृद्धि बहुत सारी हुई है। जैसे मौलिक अधिकारों की अगर बात की जाए तो मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में भाग 3 में वर्णित हैं। किस में वर्णित है भैया? भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है। कौन? मौलिक अधिकार। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है मौलिक अधिकारों को। कुछ अधिकार हैं जो कि भारतीय नागरिकों के हैं और विदेशियों के भी हैं। सारे अधिकार जो हैं विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं, ये सारे अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेकर के, या अनुच्छेद यूँ कहें हम, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक जो है, ये जो है भारतीय संविधान में बताया गया है मौलिक अधिकारों के बारे में। और मूल रूप से अगर बात की तो 14 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक ही मौलिक अधिकार हैं, और बाकी मौलिक अधिकारों के बारे में, उसको लागू करवाने के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई जाएंगी, वो बाकी अनुच्छेद 12 और 13 में इसकी व्याख्या की गई कि मौलिक अधिकार होंगे क्या, और उसके बाद में फिर 33, 34, 35 में उसके और चीज़ों के बारे में कि उसमें अगर कोई दिक्कतें आती है तो कैसे क्या होगा, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो भाग 4 जो है मतलब भाग 3 जो है अनुच्छेद जो है 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक भाग 3 कहा जाता है। संविधान का जो भाग 1 है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन करता है। भाग 2 जो है वो नागरिकता की बात करता है। भाग 3 मौलिक अधिकारों की बात करता है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक है। ठीक है, और वो DPSP की बात करता है। DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये 36 से 51 तक है। अनुच्छेद 51 का जो है, या भाग 4 का इसको बोलेंगे, उसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में लिए गए हैं। मौलिक मतलब जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, और जो अनुच्छेद मतलब जो एक प्रकार से मौलिक कर्तव्य हैं वो रसिया के संविधान से लिए गए हैं, USSR के। ठीक है, और अगर बात करें आप देखते हैं नागरिकता की मतलब भाग 1 जो है 1 से लेकर के 3 तक अनुच्छेद भाग है। ठीक है, 1 से लेकर के 4 तक भाग जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। 5 से लेकर के 11 भाग 2 होता है। ठीक है, और 12 से 35 भाग 3, और 36 से लेकर के 51 भाग 4, और उसके बाद में फिर राष्ट्रपति और इन सभी से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो मौलिक अधिकारों की अगर बात की तो कुल मिलाकर के भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं भैया? शुरू में भारतीय मतलब जब भारतीय संविधान लागू हुआ था, बना था, तो 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। 7 मौलिक अधिकार में एक मौलिक अधिकार जो था वो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 31 में हुआ करता था पहले, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है, चूंकि क्या हुआ कि जब सड़क वगैरह बनने लगी, या फिर एक प्रकार से संपत्तियां बहुत सारे एक ही के लोगों के हाथ में निहित थी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि संपत्ति के अधिकार को लेकर के बहुत सारा बवाल होने लगा।
लोग अपनी संपत्तियों का मालिक स्वयं समझते थे, सरकार के खिलाफ केस ठोक देते थे। कोई मामला ऐसे आजकल जो सड़क बन रही है, किसी का खेत पड़ रहा है तो लोग सरकार जो है उसको मुआवजा दे करके उसका खेत कब्जा लेती, मतलब खेत में सरकारी काम हो जाता है। लेकिन पहले लोग नहीं करवाने देते थे, पहले लोग केस कर सकते थे। अगर आपके खेत में कोई गड्ढा सड़क बनाने वाला खोद रहा है तो आप उसके खिलाफ पहले केस कर सकते थे, आज नहीं कर सकते हो, क्योंकि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, और कानूनी अधिकार जो होता है उस पर आप केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते। क्लियर? तो पहले 7 मौलिक अधिकार थे, संपत्ति का मौलिक अधिकार जो है हटा दिया गया। अब संविधान में कुल मिलाकर के केवल 6 मौलिक अधिकार हैं, और उन्हीं के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से भैया? पहला अधिकार है आपका समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक जो है ये समानता का अधिकार है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, वो है अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक, ये है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। और तीसरा अधिकार आपका है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 तक आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जा रही है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और इसके अलावा पांचवा जो मौलिक अधिकार है वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से लेकर के अनुच्छेद 30 तक जो है ये आपका पड़ता है। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा जो छठवां मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में उसके बारे में बताया गया है। किसके बारे में? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और अनुच्छेद 31 में संपत्ति का मौलिक अधिकार था ही, तो वो हटा ही दिया गया, तो उसको हटा देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ अधिकारों के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। एक दिन मौलिक अधिकारों पर हम आपको बताने वाले हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे मौलिक अधिकार में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे अनुच्छेद 14 जो है वो कानून के समक्ष समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता की बात करता है। धर्म, राज्य, धर्म, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान, इन सभी के हिसाब से किसी व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 जो कहता है वो कहता है अवसर के विषय में समानता। ठीक है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरियों में सभी लोग समान देखे जाएंगे, अवसर की समानता। इसमें जो आरक्षण है वो अपवाद मान लीजिए, बाकी सारी चीज़ें समानता दी जाएगी। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, मतलब कि छुआछूत का अंत करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। कोई व्यक्ति एक प्रकार से कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता है। सेना का कोई व्यक्ति उपाधि धारण कर सकता है, और या फिर राष्ट्रपति चाहे तो वो उपाधि धारण कर सकता है। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतंत्रता की बात करता है। 19, 20, 21, 22 इन सभी में सारी चीज़ें बताई गई हैं। अनुच्छेद 19 का एक जो है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। शांति तथा बिना सशस्त्र मतलब अस्त्र शस्त्र के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता आपको 19 के बी के तहत मिलती है। 19 का सी आप संस्था या संघ बना सकते हैं। 19 का डी भारतीय क्षेत्र में आप कहीं पर आ जा सकते हैं। 19 का जो आपका ई है उसमें आप कहीं भर भी पूरे भारत में कहीं पर बस सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर वगैरह में आप नहीं बसने की स्वतंत्रता थी, अब बस सकते हैं। संपत्ति के अर्जन और धारण करने या फिर व्यय की स्वतंत्रता, आप कहीं पर जाकर के दुकान खोल सकते हैं, कहीं पर कुछ भी व्यापार वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। कहीं पर आप व्यापार व्यवसाय ये सब कर सकते हैं, कहीं पर आप बस सकते हैं, सारी चीज़ें। तो ये सब अनुच्छेद 19 में कहा गया अनुच्छेद। ठीक है। और इसके अलावा आप देखते हैं कई प्रकार की चीज़ें हुई, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तो ये है मौलिक अधिकार आपका। तो बड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है। इसी प्रकार चर्चा होती रही तो। छठा क्वेश्चन से आप देखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत बताइए। भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान के स्रोत की अगर बात की तो भारतीय संविधान में जो चीज़ें शामिल हुई हैं वो किसी एक स्थान से शामिल नहीं हुई हैं। क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माताओं की बात की जाए तो उन्होंने लगभग 600 से, मतलब आप देखते हैं लगभग 60 देशों से अधिक भी संविधान को पढ़ा है, और लगभग 100 से अधिक देशों के संविधान के बारे में उन्होंने अध्ययन किया, जाना, फिर उसके बाद में उन्होंने चीज़ों को लिखा, संविधान का निर्माण किया। आप देखते हैं सबसे ज़्यादा जो भारतीय संविधान में लिया गया है चीज़ें, लगभग 100 से अधिक अनुच्छेद जो है वो भारतीय शासन अधिनियम जो था 1935 का भारत शासन अधिनियम, उसी से लगभग 100 से अधिक अनुच्छेदों को उठा लिया गया और भारतीय संविधान में शामिल कर दिया गया। या तो उस अनुच्छेदों में कुछ संशोधन किया गया है, या फिर एक प्रकार से वो ऐसे हूबहू उतार लिया गया। तो पहला तो स्रोत ये होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। दूसरा है
संविधान में संसदीय व्यवस्था जो ली गई है वो ब्रिटिश संविधान से ली गई है। जो संसदीय व्यवस्था है जैसे राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, मतलब राज्यसभा और लोकसभा की बात ही की जाए, यानी संसद की जो व्यवस्था है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है। तीसरी बात आप देखते हैं मौलिक अधिकार जो है, सर्वोच्च न्यायालय की बात और उपराष्ट्रपति की व्यवस्था, ये सब अमेरिका के संविधान से ली गई है। चौथी बात संघात्मक व्यवस्था जो ली गई है कनाडा से ली गई है। संघ या यूनियन शब्द जो है वो भी कनाडा के संविधान से ही भारतीय संविधान में शामिल है। इसके अलावा अगर बात की जाए जो है जैसे कि जो समवर्ती सूची है और खास करके वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, मतलब केंद्र राज्य संबंध जो है ये सब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके अलावा बात की जाए नीति निर्देशक सिद्धांतों की, डीपीएसपी की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ की, तो आयरलैंड के संविधान से उसको हमने लिया है। इसके अलावा अगर बात की जाए, इसके अलावा अगर बात करें हम जैसे कि जो भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में, भारतीय संविधान में लगभग 100 से अधिक बार संशोधन हो चुके हैं। तो संशोधन की जो प्रक्रिया ली गई है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम लोगों ने अपनाया है, भारतीय संविधान में अपनाई गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए भारतीय संविधान के अनुच्छेद की जो शब्दावलियाँ हैं, कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है उसको छोड़ करके जापान के मतलब कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इन सभी को छोड़ करके, मतलब जो कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाली जो शब्दावली इसको छोड़ करके बाकी भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद की जो शब्दावली है वो जापान के संविधान से ली गई है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग देशों के संविधान से हमने अलग अलग चीज़ों को भारतीय संविधान में शामिल किया है और इस प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बन करके तैयार होता है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में। ठीक है, इसको बनाने के लिए बहुत दिनों तक बहस होती है, बहुत सारी एक प्रकार से जतन करने के बाद में भारतीय संविधान का निर्माण होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया को बताइए। भारतीय राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो उसको पद से हटाने के लिए उस पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है। अब महाभियोग प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो वो होता क्या, राष्ट्रपति को, मतलब राष्ट्रपति जो है भारत में 5 सालों तक रहता है अपनी गद्दी पर, राष्ट्रपति का चुनाव होता है और राष्ट्रपति अगर जीत जाती हैं या जीत जाते हैं, इस समय से द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो राष्ट्रपति हैं, तो अगर उन्होंने कोई गलत काम कर दिया या मोदी जी के खिलाफ कोई काम करें या ऐसा लगे मोदी जी को, जो वास्तविक कार्यपालिका के अध्यक्ष हैं मोदी जी हैं और जो नाम मात्र की कार्यपालिका के अध्यक्ष हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी, बस केवल नाम मात्र के लिए वो हैं राष्ट्र का अध्यक्ष हैं, राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उनके पास कोई पावर नहीं है, मतलब पावर बहुत ज़्यादा है, बिना उनके सिग्नेचर के कुछ नहीं होता है, लेकिन उनको सिग्नेचर करना है ये एक प्रकार से वास्तविक कार्यपालिका ही डिसाइड करती है। प्रधानमंत्री जो कहता है उसी के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति सारी चीज़ें करते हैं। राष्ट्रपति सलाह लेते हैं प्रधानमंत्री से, पूछते हैं कि भाई ये करना है कि नहीं करना है, तो बताएंगे कि भाई करना है आपको, तो बोलेंगे भी ठीक है साइन कर देते हैं। तो लेकिन बिना राष्ट्रपति कुछ होता नहीं है, मतलब आप ये मान करके चलो कि जैसे आपके घर में दादाजी लेटे हैं और खितौनी उतौनी का कोई काम होता है तो दादाजी ही करते हैं, आपके पिताजी बहुत कम करते हैं, लेकिन आपके पिताजी ही सारा काम देखते हैं। तो पिताजी आप मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं और दादाजी हैं राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति का सिग्नेचर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, बैंक से पैसा निकालना है किसान वाला तो दादाजी का ही अंगूठा लगाना पड़ेगा। ठीक है, पापा आप काम सारे पापा आपके ही कर रहे हैं, तो इस प्रकार से दादा की स्थिति है राष्ट्रपति की, मतलब राष्ट्रपति जो है केवल नाम मात्र का मुखिया है, भारत का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति ही, ये बात ध्यान रखेंगे। अब एक प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि सबसे पहला आधार कार्ड किसका बना होगा जब शुरू हुआ होगा। बहुत पहले हम लोगों ने प्रश्न किया था अपने टीचर से, तो उन्होंने यही बताया था कि जब आधार कार्ड नया नया बनना शुरू हुआ था तभी हम लोगों ने प्रश्न किया था कि सर जी जो है सबसे पहला आधार कार्ड किसका बनेगा, तो उन्होंने बताया था सबसे पहला आधार कार्ड राष्ट्रपति का ही बना होगा, क्योंकि राष्ट्रपति ही भारत का पहला नागरिक होता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखें। तो उस समय जो राष्ट्रपति रहे होंगे उन्हीं का बना होगा आधार कार्ड। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं खास करके अगर इनकी बात की है तो भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च कार्यपालिका का प्रमुख होता है, सभी कार्यपालिका की शक्तियां उसमें निहित होती हैं। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है और जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। भारत में राष्ट्रपति की शक्तियां बहुत अधिक व्यापक हैं, परंतु राष्ट्रपति एक प्रकार से कोई काम बिना प्रधानमंत्री की या मंत्रिपरिषद के परामर्श के बिना नहीं कर सकता है, ये बात ध्यान रखेंगे।
राष्ट्रपति के द्वारा ही आप देखते हैं बहुत सारे लोगों की नियुक्ति की जाती है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाना हुआ। ठीक है, और प्रधानमंत्री की सलाह से आप देखते हैं अन्य मंत्री, खास करके राज्यों के राज्यपाल का नियुक्त मतलब राज्य के जो राज्यपाल बनते हैं राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं। निर्वाचन आयोग के, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग, इन सभी के अध्यक्षों का निर्माण, मतलब अध्यक्षों का एक प्रकार से जो सारा का सारा जो शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति ही दिलवाते हैं। तो राष्ट्रपति के पास कई सारी शक्तियां होती हैं और इस दृष्टि से अगर देखें तो राष्ट्रपति एक प्रकार से देश का सर्वोच्च मुखिया होता है। क्लियर? जैसे इंग्लैंड में आप देखते हैं जो इंग्लैंड की महारानी होती हैं या राजा होते हैं, सम्राट होते हैं, ठीक वैसी ही स्थिति भारत के राष्ट्रपति की होती है। तो खास करके अगर बताएं तो राष्ट्रपति और महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, मतलब राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए अगर कोई गलत काम कर दें या कोई ऐसा काम करे जो कि प्रधानमंत्री को अच्छी ना लगे और उनको लगे कि भाई ये हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के पद से हटाने के लिए जो संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी को महाभियोग कहा जाता है और इस प्रक्रिया में संसद के दोनों सदन जो होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, महाभियोग का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत प्राप्त होती है और महाभियोग से राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एक प्रक्रिया है महाभियोग। अनुच्छेद 61 में इस प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया है और राष्ट्रपति, खास करके अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर या उसके विरुद्ध अगर कोई काम करता है, मैंने आपको बताया कि अगर कोई खिलाफ काम करता संविधान के या दायरे से हट करके काम करता है तो उसके विरुद्ध महाभियोग आप चला सकते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है महाभियोग संसद के द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है। महाभियोग का प्रस्ताव जो होता है संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में, और इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दी जाती है कि भाई आपके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया मतलब कि चालू की जा रही है, तो पहले से 14 दिन पहले उसको सूचना देनी होती है। तो इस प्रकार से ये महाभियोग प्रक्रिया होती है जिससे उसके पद से उसको हटाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 8वां क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां कितनी होती हैं। लोकसभा अध्यक्ष की अगर बात की है तो बहुत सारी शक्तियां होती हैं। जो लोकसभा होती है वो, खास करके अगर बात की है लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा जो है वो जो जो सांसद वगैरह बनते हैं, सांसदी का चुनाव होता है, तो सांसद को आप लोग चुनते हैं तो वो लोकसभा के सदस्य बनते हैं। सबसे पहली बात, भारत का नागरिक हो, 25 साल का होगा तभी वो सांसदी का चुनाव लड़ पाएगा। किसी लाभ के पद पर ना हो, केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार की सेवा में ना हो, कोई नौकरी ना करता हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, तो एक प्रकार से बन सकता है लोकसभा का एक प्रकार से। अच्छा, लोकसभा जो है भारतीय संसद की निम्न सदन है, चूंकि ये भंग हो जाती है। लोकप्रिय सदन है, चूंकि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं वो डायरेक्ट लोकसभा में बैठते हैं। संसद मतलब सदन का नाम लोकसभा है, ये बात ध्यान रखेंगे। और प्रथम सदन है, लोकप्रिय सदन है, इसलिए चूंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। क्योंकि हर एक क्षेत्र से सांसद का चुनाव होता है और वो सांसद जा करके अपने क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं संसद में रखता है और उस पर चर्चा होती है। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। 5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है एक सांसद। कम से कम 5 लाख की जनसंख्या के आधार पर एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण होता है। ठीक है, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। 5 लाख की जनता का निर्धारण करता है एक व्यक्ति, एक सांसद। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उन्हीं सांसदों में से जो अच्छा होता है, जो अच्छे मार्जिन से जीतता है, जिसको सभी लोग पसंद करते हैं, जिसको प्रधानमंत्री चाहता है, जिसको एक प्रकार से संसद के लोग चाहते हैं, वो एक प्रकार से एक मिनट रुकेंगे। तो वही चीज़ें मैं आपको बता रहा था कि जो संसद होती है, अगर इसकी बात की जाए तो संसद में एक प्रकार से जो लोकसभा होती है उसमें जो सांसद जाते हैं वो हम और आप चुनते हैं, इसीलिए वो प्रिय सदन होता है। तो उसी सांसदों में से एक अच्छा सांसद होता है या फिर एक सबसे उच्च क्वालिटी का सदस्य होता है जिसको लोग चाहते हैं,
उसको चुनते हैं और उसको अध्यक्ष के पद पर बैठाते हैं। ठीक है, सदन की बैठकों में अध्यक्षता करता है ये लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है। सदन में अनुशासन और व्यवस्था को बनाए रखता है, ये इसका काम होता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों की अगर बात की है, सबसे पहला काम क्या होता है? सदन के नेता की सहमति से सदन की कार्यवाहियों का क्रम निश्चित करता है। इस सदन का नेता कौन होता है लोकसभा का? वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, और उसका अध्यक्ष कौन होता है? जो अध्यक्ष लोगों के द्वारा चुना जाता है। तो वो सबको बताता है कि भाई कौन प्रश्न करेगा, कौन उत्तर देगा। प्रश्नों को स्वीकार और अस्वीकार करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष के पास होती है। काम रोकना हुआ, प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करना हुआ, ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष का यह निर्णय अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि कोई धन विधेयक या कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है। सदन में अनुशासन भंग करने वालों को चेतावनी देता है, निष्कासित करता है, निलंबित करता है, सदन की कार्रवाई को स्थगित करता है। ये सब लोकसभा का अध्यक्ष कर सकता है, इसके पास ये शक्तियाँ होती हैं। कोई वाद विवाद अगर संसद में होती है तो उसकी स्वीकृति देता है, सदस्य उसी को संबोधित करके भाषण देते हैं। बोलते नहीं, आप देखते संसद में जब भाषण होता है तो आप बोलते हैं कि महोदय महोदय, ऐसे लोग बोलते नहीं है कि भाई अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय। तो वही लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन में भी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। संयुक्त अधिवेशन का मतलब जब लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद इकट्ठा बैठते हैं तो भी लोकसभा का अध्यक्ष ही जो होता है वो एक प्रकार से मुखिया होता है, वही अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष जो होता है संसद और राष्ट्रपति के बीच विचार का विनिमय करने का एक माध्यम होता है। ठीक है, और इसके अलावा किसी भी प्रश्न पर मतदान करता है और परिणाम घोषणा जो करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। इस प्रकार से सदन में दर्शक दीर्घा पर नियंत्रण रखता है। सदन के सदस्य उसी को अपने प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते, जो भी देना होता है, जो भी कहना होता है उसी से कहते हैं। तो इस प्रकार से लोकसभा के अध्यक्ष की बड़ी शक्ति होती है, मतलब एक बड़ी पावर होती है लोकसभा के अध्यक्ष की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये होता है आपका लोकसभा का अध्यक्ष। अगला है प्रश्न आपका राज्यपाल से रिलेटेड। बताएं राज्यपाल के बारे में बताएं कुछ, कि राज्यपाल की स्थिति क्या होती है, राज्यपाल क्या होते हैं। तो राज्यपाल जो होते हैं उनकी नियुक्ति सबसे पहले कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल के जो है कोई समय सीमा नहीं होती, जब तक वो राज्यपाल चाहे तब तक जो है वो, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो राज्य प्रशासन की इकाई का प्रधान होता है राज्यपाल। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है वैसे ही राज्य में राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल जो होता है वो केंद्र का एक प्रकार से नुमाइंदा होता है, मुखिया होता है। जैसे आपके ग्राम स्तर पर प्रधानी का चुनाव होता है तो एक प्रधान बनता है। तो प्रधान जो होता है वो मुख्यमंत्री की भांति होता है, लेकिन जो सचिव होता है ग्राम का, सेक्रेटरी जो होता है वो एक प्रकार से राज्यपाल की भांति होता है। सेक्रेटरी सरकार का आदमी होता है जो कि प्रधान के काम पर नज़र रखता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो राज्य प्रशासन की इकाई का प्रधान होता है राज्यपाल। ठीक है, संविधान के द्वारा राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राज्यपाल में ही निहित की गई है, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा करता है। संविधान के इस उपबंध से स्पष्ट है कि राज्यपाल की स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति की भांति संवैधानिक प्रदान की गई है। मतलब वास्तविकता जो है मुख्यमंत्री में नहीं थे, वास्तविक जो चीज़ें हैं वो मुख्यमंत्री करता है, जो निर्णय लेना होता है प्रदेश का मुख्यमंत्री करता है, लेकिन सिग्नेचर राज्यपाल का ही करना पड़ता है, राज्यपाल ही करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से राज्यपाल की अगर बात की जाए तो राज्यपाल जो होता है वो राज्य में रह करके सारी चीज़ें करता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। और राज्यपाल की अगर बात की जाए तो राज्यपाल जो है संविधान में राज्यपाल की शक्तियों और स्थिति को स्पष्ट करने के उद्देश्य से अनुच्छेद 163 के 1 में कहा गया कि जिन बातों में संविधान के द्वारा या संविधान के अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्यों को स्वाविवेक से करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कार्यों का निर्वहन करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका अध्यक्ष जो होता है मुख्यमंत्री होता है। इसके अतिरिक्त जो है एक प्रकार से इस प्रकार से स्पष्ट किया गया कि राज्यपाल साधारणतः संवैधानिक स्थिति है जैसे राष्ट्रपति की होती है, लेकिन राज्य के प्रशासन में ऐसे अवसर भी आ सकते हैं कि जब राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करे। चूँकि क्या होता है कि कभी कभी मुख्यमंत्री जो होते हैं किसी दूसरी पार्टी के हैं और राज्यपाल जो हैं किसी दूसरी पार्टी के बनाए गए थे। केंद्र में जो व्यक्ति बैठा है वहाँ का मान लेते मोदी जी इस समय हैं, अब द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं,
अब द्रौपदी मुर्मू जी उसी को राज्यपाल बनाएंगी जिसको मोदी जी कहेंगे। तो मान लेते हैं अभी यूपी में अखिलेश यादव जो है वो मुख्यमंत्री होते, और अब राज्यपाल कौन बनाएगा? राज्यपाल राष्ट्रपति बनाएगा। अब राज्यपाल एक प्रकार से बन गया किसकी? राज्यपाल मान लेते हैं मोदी जी के द्वारा या द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नियुक्त की गई हैं, किया गया है। तो एक प्रकार से फिर उन्हीं पर क्या होगा? राष्ट्रपति मतलब उसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री में डिबेट होगा। राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री मतलब राज्यपाल और मुख्यमंत्री में थोड़ा मतभेद होता है ऐसी स्थिति में। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है 10वां नंबर, उच्च न्यायालय के बारे में बताएं कुछ। उच्च न्यायालय क्या होता है भैया? उच्च न्यायालय की अगर बात की जाए तो उच्च न्यायालय जो होता है ये हमेशा, आपको बता दूं कि हर एक राज्य में नहीं होता है, ये कुछ विशिष्ट राज्यों में होता है, बड़े बड़े राज्यों में होता है। अच्छा, ये दो राज्यों का उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट एक ही हो सकता है, ये बात ध्यान रखेंगे। राज्य का प्रमुख न्यायालय होता है उच्च न्यायालय। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन एक ही उच्च न्यायालय का अधिकार दो या दो से अधिक राज्यों या संघीय क्षेत्रों तक विस्तृत होता है। मतलब 2-3 राज्यों का एक ही हाई कोर्ट हो सकता है, लेकिन संविधान में बताएगा कि हर एक राज्य में एक हाई कोर्ट होना चाहिए। लेकिन अभी वो एक प्रकार से कई कई राज्यों के एक ही उच्च न्यायालय हैं। चूँकि केंद्र शासित राज्यों के लिए पृथक उच्च न्यायालय का प्रावधान नहीं किया गया, अपितु उसको उनको समीपवर्ती राज्यों के उच्च न्यायालयों या उच्च न्यायालय से संबंधित मान दिया गया। जैसे दिल्ली, इसका अपवाद है। दिल्ली वह केंद्र शासित राज्य है जिसका अपना उच्च न्यायालय भी है, और राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना या उससे संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन का अधिकार संसद को प्राप्त होता है कि कहाँ पर उच्च न्यायालय होगा और कहाँ पर नहीं होगा। दिल्ली ही एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर उच्च न्यायालय है, बाकी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर उच्च न्यायालय नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो उसके समीपवर्ती जो राज्य हैं उन्हीं के उच्च न्यायालय से काम चलता है, जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका भी। ठीक है। उच्च न्यायालय में आप देखते हैं कि न्यायाधीश होते हैं। भारत के न्यायाधीशों की योग्यताएं होती हैं कि भाई भारत के नागरिक हों, वह भारत के किसी न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुके हों, या भारत के किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक वकालत कर चुके हों, या राष्ट्रपति की दृष्टि में वो लब्ध प्रतिष्ठित न्यायविद हों। तब मतलब राष्ट्रपति अगर चाहे कि भाई ये न्याय के मामलों में अच्छा जानता है तो उसको जज बना सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार से न्यायालयों के मतलब कि उच्च न्यायालय के बारे में बातें बताई जाती हैं। उच्च न्यायालय यही होता है। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। उच्च न्यायालय में आप देखते हैं कि उच्च न्यायालय जो होता है वो एक प्रकार से राज्य के मामलों को लेकर के, जो राज्य में कोई दिक्कतें आती हैं तो फिर उसके बारे में उच्च न्यायालय जो होता है वो निर्णय देता है। अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की, तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो एक प्रकार से जब दो राज्यों के बीच में विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए केवल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, और खंडवा से 200 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। ठीक है। और लघु उत्तरीय प्रश्न है, 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं, केवल उनमें से 5 प्रश्न ही करने होते हैं आपको। ये बात भी ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है चुनाव आयोग की शक्तियाँ और कार्यों को समझाइए। चुनाव आयोग की अगर बात की जाए तो चुनाव आयोग तो सबसे पहले जानिए कि भारत के निर्वाचन आयोग में 3 आयुक्त काम कर रहे हैं इस समय, जिनमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है। जबकि चुनाव आयुक्त के पद पर आप देखते हैं मतलब एक चुनाव आयुक्त हैं, और खास करके आप देखते हैं निर्वाचन चुनाव आयोग में आप देखते हैं, चुनाव आयोग की संरचना में आप देखते हैं कि निर्वाचन आयोग एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उसके अन्य निर्वाचन आयुक्तों से यदि कोई हो, मतलब जितने समय समय पर राष्ट्रपति नियत करता है मिला करके बनता है। यदि एक से अधिक निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य जो है आयुक्त जो है इकट्ठा मतलब बनाए जाते हैं, जो कि एक प्रकार से चुनाव के मामलों को देखते हैं, और उनकी परिषद होती है। अच्छा, निर्वाचन आयोग की सलाह लेने के बाद राष्ट्रपति उतनी संख्या में प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति भी कर सकता है। तो जो चुनाव से रिलेटेड मामले होते हैं उन्हीं को देखता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है, लेकिन उसकी शक्तियां अन्य निर्वाचन आयुक्तों के समान ही होती हैं। आयोग के सभी मसलों का निर्णय बहुमत से होता है। जो 3 लोग होते हैं वो सभी लोग बहुमत देते हैं। जब 2 लोग एक प्रकार से मानेंगे तभी कोई निर्णय निकलेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनके वेतन जो होते हैं, भत्ते जो होते हैं, या फिर जो भी सुविधाएं होती हैं उस बराबर होती हैं। बस उसमें एक का पद थोड़ा सा ऊपर होता है और अध्यक्ष बना दिया जाता है उसको। ठीक है। तो
इसके शक्तियों और कार्यों की अगर बात की जाए तो खास करके जो चुनाव आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, या जो निर्वाचन आयोग होता है, उसकी सबसे पहली शक्ति या कार्य होता है कि परिसीमन आयोग अधिनियम के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है कि कितने क्षेत्रों में चुनाव होगा, कितने क्षेत्रों में क्या कहाँ का क्षेत्र बताया जाएगा। ये सब एक प्रकार से निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है, चुनाव आयोग के द्वारा होता है। निर्वाचन नामावलियों को तैयार करता है, समय समय पर उनमें सुधार करता है कि कौन वोट डालने के लिए बाध्य, मतलब कौन वोट डालने के योग्य हो चुका है, कौन नहीं हो चुका है। ठीक है, चुनाव कार्यक्रमों को निर्धारित करता है, कब चुनाव होना है उसको सूचित करता है। ठीक है, और चुनाव हेतु प्रत्याशियों का नामांकन स्वीकार करता है, उनकी जांच करता है, और राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है, उन्हें चुनाव चिन्ह देता है। ये सब चुनाव आयोग का ही काम होता है। और इसके अलावा राजनीतिक दलों को खास करके आप देखते हैं उनके द्वारा जो किए गए प्रदर्शन है राजनीतिक दलों के द्वारा, उनके आधार पर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों का दर्जा उनको मिलता है कि भाई किसको कौन सी पार्टी का दर्जा मिलेगा। ये चुनाव आयुक्त ही एक प्रकार से संबंधित चुनाव आयुक्त ही ये बात बताता है कि भाई कौन सी पार्टी राष्ट्रीय है, कौन सी राजकीय है, और किस पार्टी को राष्ट्रीय का दर्जा मिलेगा। चुनाव आयुक्त के द्वारा ही ये चीज़ें संभव हो पाती हैं। निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित जो विवाद होते हैं उन सभी की जांच के लिए अधिकारियों की नियुक्ति जो करता है चुनाव आयुक्त ही करता है, चुनाव आयोग के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा राजनीतिक दलों का दूरदर्शन और रेडियो पर अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के प्रचार के लिए समय सीमा का निर्धारण करना ये चुनाव आयोग ही करता है। और चुनाव आयोग एक प्रकार से जो आचार संहिता लगती है सभी दलों और प्रत्याशियों का द्वारा जो पालन करवाया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा ही। उस समय सरकार की कोई नहीं सुनता, सरकार की कुछ नहीं चलती है, चुनाव आयोग ही प्लेटफॉर्म में होता है। और आपको बता दूं कि संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों में राष्ट्रपति को सलाह भी प्रदान करता है। ये कई सारी चीज़ें कुल मिलाकर के निर्वाचन आयोग भारत की निर्वाचन प्रणाली की निगरानी करने वाली संस्था होती है। राजनीतिक दलों के लिए आवश्यक है कि वे अपने आयकर का भुगतान करें और एक प्रकार से यह कदम पैसे और ताकत के प्रयोग को कम करने के लिए उठाया गया है, ताकि जो है जो एक प्रकार से बहुत सारे नेता होते हैं कि भाई एक बार जो जीत गए हरदम वही जीतते रहेंगे, इसीलिए चुनाव आयोग का निर्माण किया गया ताकि हर व्यक्ति को मौका मिले और हर व्यक्ति जो है चुनाव लड़े और जीत सके। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सर्वोच्च न्यायालय से आप क्या समझते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट जिसको आप बोलते हैं वो होता है सर्वोच्च न्यायालय। भारत की न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष पर है सर्वोच्च न्यायालय, ये बात ध्यान रखेंगे। और देश के सभी न्यायालय उसके अधीन होते हैं। उसका न्यायिक निर्णय अंतिम निर्णय होता है, सर्वमान्य निर्णय होता है, उसके बाद में कोई न्यायालय नहीं होता है। 1960 ईस्वी में उसमें संशोधन करके यह संख्या लगभग 14 कर दी गई थी। 1977 ईस्वी में 80 कर दी गई, 18 तथा 26 कर दी गई। 77 और 80 में 18 कर दी गई संख्या, 26 कर दी गई जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो एक प्रकार से न्यायाधीश होती है उनकी संख्या। ठीक है, शुरुआत में 1960 ईस्वी में 14 न्यायाधीश हुआ करते थे सर्वोच्च न्यायालय में। फिर 1970 और 1980 में 18 और 26, 1977 ईस्वी में 18 न्यायाधीश होने लगे। फिर उसके बाद में 1980 में 26 कर दिया गया। और संसद को और इस समय आप देखते हैं 31+3 का है, मतलब ठीक है रेशियो। क्लियर, तो संसद को संविधान में संशोधन पर न्यायाधीशों की संख्या, उनका क्षेत्राधिकार तथा उनके वेतन और भत्ते, उनकी सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार जो है वो संसद के पास है। उसे किसी न्यायाधीश का वेतन कम करने का अधिकार नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। संसद को संविधान में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या और उनका क्षेत्राधिकार, उनके खास करके वेतन और भत्ते, उनकी सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। उसे किसी न्यायाधीश का वेतन कम करने का अधिकार नहीं है। यदि कोई विशेष स्थिति पैदा होती है तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से एक प्रकार से तदर्थ, मतलब राष्ट्रपति की अनुमति के ही साथ वो न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा दूसरे की, बाकी वो मुख्य रूप से स्वतंत्र नहीं है। उसकी अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय किसी कोई प्रकार से मतलब वो प्रकार से पदोन्नति करता है, किसी को पदच्युत करता है। ये सब चीज़ें निर्धारित होती हैं। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के सलाह पर ही होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो एक प्रकार से खास करके अगर राष्ट्रपति ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति का पदभार संभालेगा, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय यही होता है।
कई मामलों में अगर दो राज्यों के बीच में विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय ही उसको सुनता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। दीवानी मामले हैं, संवैधानिक मामले हैं, ठीक है, फौजदारी, विशिष्ट बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये अपीलीय न्यायालय भी है और अगर संविधान का संरक्षक भी है। संविधान में कोई दिक्कत आती है तो सर्वोच्च न्यायालय ही उसको शांत करता, सर्वोच्च न्यायालय ही उसको देखता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करता है। भारत सरकार, संघ का कोई राज्य या राज्यों तथा एक या अधिक राज्य के बीच में विवाद होता है तो भी सुप्रीम कोर्ट निपटारा करता है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में संवैधानिक विषयों के संबंध में कोई विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट में ही लोग जाते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मुख्यमंत्रियों की शक्ति और स्थिति का वर्णन कीजिए। मुख्यमंत्री की शक्ति और स्थिति क्या होती है भाई? मुख्यमंत्री को आप सभी लोग जानते ही हैं। मुख्यमंत्री जो होते हैं राज्य के मंत्री परिषद का प्रधान होता है, मुख्य होता है मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री जो होता है राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, जबकि राज्यपाल नाम मात्र का प्रधान होता है। और राज्य के प्रशासनिक ढांचे में खास करके जो स्थिति केंद्र में प्रधानमंत्री की होती है वही स्थिति राज्य में मुख्यमंत्री की होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात की है तो संविधान के अनुच्छेद 164 के में केवल यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। व्यवहार के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री की शक्तियां और खास करके उसकी जो कार्य है उसके बारे में अगर बात की जाए तो मंत्रिपरिषद का निर्माण मुख्यमंत्री ही करता है। मंत्रिमंडल का कार्य का संचालन मुख्यमंत्री ही करता है। बैठकें करना हुआ, कुछ चीज़ें बताना हुआ, मुख्यमंत्री ही करता है। शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय करना ये मुख्यमंत्री ही करता है। चूँकि मंत्रिपरिषद जो होता है उसमें कई प्रकार के मंत्री होते हैं तो उन सभी मंत्रियों को आदेश देना, उन सभी को बताना कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब मुख्यमंत्री का ही काम होता है। मंत्रियों में कार्य का बंटवारा करना, उसमें परिवर्तन करना मुख्यमंत्री का काम होता है। मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित करता होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संपर्क स्थापित करने में मुख्यमंत्री एक प्रकार से बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री को सूचित किए बिना राज्यपाल से वार्ता नहीं कर सकता है। राज्यपाल के साथ वार्तालाप के संबंध में मुख्यमंत्री को जानकारी देता है और वही आधिकारिक होता है। विधानसभा का नेता होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, और खास करके सरकार का प्रधान प्रवक्ता होता है मुख्यमंत्री। और इसके अलावा राज्य में बहुमत दल का नेता होता है मुख्यमंत्री। राज्य की समस्त शासन व्यवस्था पर नियंत्रण रखता है मुख्यमंत्री। चाहे मुख्यमंत्री आपको बता दूं कोई भी व्यवस्था हो, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी मामलों में, राज्य के मामलों में मुख्यमंत्री ही सब कुछ करता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो मुख्यमंत्री राज्य के शासन का प्रधान है किंतु किसी भी रूप में उसे राज्य के शासन का तानाशाह नहीं कहा जा सकता है। और यह राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेता होता है मुख्यमंत्री, तभी वो बनता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा नंबर प्रश्न है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, संविधान की मूल संरचना के तत्वों को बताइए। संविधान की मूल संरचना के तत्व कौन कौन से, फटाफट से आप बताएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। तो संविधान की मूल संरचना की अगर बात की जाए तो चूंकि वर्तमान समय में आप देखते हैं लगभग अनुच्छेद 368 जो है उसके अनुसार संविधान में बहुत सारे संशोधन करवा दिए गए हैं। क्योंकि अनुच्छेद 368 जो है संविधान में कैसे संशोधन करना इस बात को बताता है। क्लियर, लगभग 100 से अधिक बार संविधान में संशोधन हो चुका है और तमाम प्रकार की संरचना लगभग जो थी भारतीय संविधान की उसमें तमाम प्रकार के परिवर्तन हो चुके हैं। लेकिन फिर भी भारतीय संविधान के कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको मिला करके संविधान का निर्माण होता है। सबसे पहली बात संविधान की सर्वोच्चता। भारत में सबसे पहली बात है कि संविधान सर्वोच्च है, संविधान के आगे कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, भारतीय राजनीति में सार्वभौम यानी यूनिवर्सलिटी है कि भाई संविधान रहेगा हमेशा और रहता आया है, उसमें जो लिखा है वही सत्य है, वही यूनिवर्सल है। तीसरी बात, गणराज्यात्मक प्रकृति है भारत की। चौथी बात, मतलब भारतीय संविधान की संविधान जो है चूँकि भारत का धर्मनिरपेक्ष है, चौथी बात। पांचवी बात, जो भारत का संविधान है अगर इसकी बात की जाए तो भारतीय संविधान विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो है शक्तियां हैं उनका बंटवारा भी करती है ताकि कोई लड़ाई ना हो कि विधायिका ने कार्यपालिका काम कर दिया, कार्यपालिका ने न्यायपालिका के मामलों में हस्तक्षेप किया तो कोई भी किसी के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, इसके अलावा छठी बात है कि संविधान का रूप जो है अपने यहाँ पर संघीय है, संघ को ज़्यादा पावर मिली गई है। राष्ट्र की एकता और अखंडता भारत के संविधान में बताया गया है। कल्याणकारी राज्य की बात, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात भारतीय संविधान करता है।
न्यायिक समीक्षा की बात करता है, व्यक्ति स्वतंत्रता और गरिमा की बात करता है, अखंडता की बात करता है भारतीय संविधान, संसदीय प्रणाली की बात करता है, कानून के शासन की बात करता है, मौलिक अधिकारों की बात करता है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच एक प्रकार से मतलब उसके बारे में बताता है। कुल मिलाकर के समतत्व का सिद्धांत, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है भारतीय संविधान में, संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति है कि भाई मतलब संविधान जो संसद है वो पूरे के पूरे संविधान में संशोधन नहीं कर सकता है, कुछ मामलों में केवल संशोधन कर सकता है। ये बात ध्यान रखेंगे, नहीं ऐसा ना हो कि भाई एक बार जो प्रधानमंत्री बन गए और उसके बाद में उनके बहुमत हैं तो उसके बाद में जो चाहे वो परिवर्तित कर लें, उसके बाद में फिर चुनाव वाला सब मामले ख़त्म कर दें, जैसे कि जो है रसिया में और यहाँ सब जो है चाइना में चलता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 141 और इसके अलावा इन सभी में सर्वोच्च न्यायालय को तमाम प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं। अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्ति प्राप्त है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, संविधान का निर्माण ये सब मिल करके चीज़ें करती हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है भैया, प्रश्न है कि भारत में प्रधानमंत्री के कार्यों और शक्तियों की नियुक्ति जो होता है मतलब उसकी विवेचना कीजिए। जो भारत में प्रधानमंत्री होता है उसके क्या क्या कार्य होते हैं और कौन कौन सी शक्तियाँ भारत के प्रधानमंत्री में होती हैं उसके बारे में बताएं। तो भारतीय प्रधानमंत्री जैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वैसे ही भारत के प्रधानमंत्री हैं। जो खास करके आप देखते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियों के संबंध में रैमजे म्यूर महोदय ने कहा है कि उसको इतनी अधिक शक्तियां प्राप्त हैं कि विश्व में किसी भी संवैधानिक प्रधान को प्राप्त नहीं है, अमेरिका के राष्ट्रपति को भी नहीं है। जब तक कॉमन सभा के में उसके दल का बहुमत है वह ऐसे कार्य कर सकता है जिन्हें कोई राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। वह वचन दे सकता है अमुक प्रकार की संधि कर ली जाएगी और स्वीकृत कर ली जाएगी, और यही बात प्रधानमंत्री के लिए ठीक भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो चाहता है वो शासन कर सकता है। मतलब प्रधानमंत्री एक प्रकार से बोले तो राज्य का वास्तविक मुखिया होता है। ठीक है, नाम मात्र का मुखिया तो राष्ट्रपति होता है भारत में, लेकिन प्रधानमंत्री एकदम से मुख्य रूप से होता है, जो भी काम उसका मन करे वो कर सकता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, मतलब किसको कौन सा मंत्री पद देना है मतलब प्रधानमंत्री ही डिसाइड करता है। और इसके अलावा राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच वार्तालाप की कड़ी होता है एक प्रकार से प्रधानमंत्री। ठीक है, लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है प्रधानमंत्री, जैसे मोदी जी इस समय कर रहे हैं खूब बढ़ चढ़ करके। ठीक है, इसके अलावा नियुक्ति संबंधी जो शक्तियाँ होती हैं वो भी प्रधानमंत्री के पास ही निहित होती हैं। राष्ट्रपति करता जरूर है सभी की नियुक्ति, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर करता है। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को अनेक उच्च पद पर नियुक्तियाँ करने का अधिकार दिया गया है, और व्यवहार में राष्ट्रपति के इस अधिकार का प्रयोग प्रधानमंत्री ही करता है। और यह सही है कि नियुक्तियों के संबंध में वह अपने मंत्रियों की सलाह भी लेता है, परंतु अंतिम निर्णय जो होता है वो प्रधानमंत्री का ही होता है। वास्तव में सब नियुक्तियां बहुत अधिक सीमा तक प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार ही होती हैं कि कौन व्यक्ति किस पद पर होगा, कौन मुख्य न्यायाधीश बनेगा, कौन क्या बनेगा, ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री के अंडर निहित नहीं होती हैं। लेकिन कुछ मामले जो होते हैं, जैसे जो राज्यपाल की नियुक्ति हुई या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति होती है, तो वो तो वरिष्ठता के हिसाब से होती है, लेकिन कहीं न कहीं पे उसमें भी कहीं मामलों में, कुछ मामलों में आप देखिए अगर इतिहास को जो है खंगालेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि प्रधानमंत्री ने कुछ किया है उसमें, मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा बहुत सारे मामलों में हस्तक्षेप न्यायपालिका में किया गया है। कि ठीक है, नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ तो हैं ही। देश का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। ठीक है, नीति का निर्धारण अपने दल का नेता होता है ये। और इसके अलावा प्रधानमंत्री को संविधान की आधारशिला कहना उपयुक्त है, खास करके जेनिंग्स महोदय ने कहा, डॉक्टर जेनिंग्स ने कहा कि प्रधानमंत्री संविधान की आधारशिला होती है। तो प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो वह मंत्रिमंडल, देश के प्रशासन, संसद, दल, इन सभी का मुख्य व्यक्ति होता है। मंत्रिमंडल में वह एक प्रकार से खास करके सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है। योग्य और व्यक्तित्व वाला ही व्यक्ति एक प्रकार से प्रधानमंत्री के पद की प्रतिष्ठा और सम्मान को और अधिक बढ़ाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री प्रतिभाशाली प्रधानमंत्री हुए हैं, जिन्होंने जो है खास करके प्रधानमंत्री के पद पर 4 चांद लगा दिया और आगे बढ़ाया। लॉर्ड एलिज़ाबेथ महोदय कहते हैं कि प्रधानमंत्री का पद वैसा ही बन जाता है जैसा कि उस पद पर आसीन व्यक्ति से बनना चाहता है। इस प्रकार से प्रधानमंत्री जो होता है वो एकदम से मुखिया होता है राज्य का, ये बात ध्यान रखेंगे, और उसके अंडर में ही सारे काम होते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से। भारत में राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों की विवेचना कीजिए। भारत में राष्ट्रपति का कार्य क्या और शक्तियाँ क्या भाई? तो राष्ट्रपति जो होता है
वो वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष नहीं होता है, वो नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। वो एक प्रकार से भारतीय संविधान या भारतीय राष्ट्रपति जो होता है भारत का, वो सर्वोच्च कार्यपालिका का प्रमुख होता है और सभी कार्यपालिका शक्तियाँ उसी में निहित होती हैं। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। और भारत में राष्ट्रपति की शक्तियाँ बहुत अधिक व्यापक हैं और जो कि प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति काम करता है। हालांकि सिग्नेचर हर जगह राष्ट्रपति की होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियां भी इसके पास निहित होती हैं, जैसे कि कोई महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करनी हुई, किसी को पद से हटाना हुआ, ये सब चीज़ें राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल को हटाना हुआ, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। उनकी सलाह पर अन्य मंत्री राज्यों के राज्यपालों का नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय और उनके मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और उनके सहयोगी न्यायाधीशों की नियुक्ति, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति, ठीक है, उनके सदस्यों की नियुक्ति, विदेशों में जो राजदूत जाते हैं उनकी नियुक्ति, ये सब राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, ये बात ध्यान रखेंगे। और शासन संचालन को लेकर के बहुत सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। वैदेशिक क्षेत्र में शक्तियां होती हैं। सैनिक क्षेत्र में आप देखते हैं तीनों सेनाओं का एक प्रकार से प्रमुख होता है राष्ट्रपति। विधायी शक्तियों में आप देखते हैं विधायी क्षेत्र पर प्रशासन करता है राष्ट्रपति। सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति को होता है। 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है, जिसके द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और अन्य क्षेत्रों से जो 12 लोग आते हैं उनको नियुक्त करता है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राष्ट्रपति के सलाह पर ही की जाती है। और इसके अलावा आप देखते हैं विधेयकों पर निषेधाधिकार का प्रयोग राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति का सिग्नेचर ना हो, संसद में कोई कानून आप पारित करवा ले, लोकसभा से भी, राज्यसभा से, लेकिन राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होगा तो वो एक प्रकार से कानून नहीं बनेगा तब तक, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास ही होती है। वित्तीय शक्तियाँ भी बहुत सारी राष्ट्रपति के पास हैं, ठीक है। इसके अलावा न्यायिक शक्तियाँ बहुत सारी हैं। आपातकालीन शक्तियाँ बहुत सारी हैं, 352, 356, 365, ये सब मतलब 360, ये सब शक्तियाँ जो हैं राष्ट्रपति के पास ही निहित हैं। तो ये सब राष्ट्रपति का काम होता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। किसी दिन चर्चा करेंगे राष्ट्रपति को लेकर के विस्तार से। अगला प्रश्न है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारणों को बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बनी थी, INC जो बनी थी, उसके क्या कारण थे? 1885 में उसका गठन हुआ था। उसके कई सारे कारण थे, कई सारे मामलों को ध्यान में रख करके उसको बनाया गया था, ये बात ध्यान रखेंगे। किसको? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अगर बात की जाए तो एक अवकाश प्राप्त था ब्रिटिश अधिकारी, उसका नाम था अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी AO ह्यूम जिसको कहते हैं। 1885 में उसी के द्वारा स्थापना करवाई गई। ह्यूम ने उस समय की परिस्थितियों पर विचार किया और कहा कि भाई अगर आप संगठन के द्वारा अपनी बातों को नहीं कहेंगे तो अंग्रेज लोग आपकी बातों को नहीं सुनेंगे। और ह्यूम का मानना था कि राष्ट्रवादी संगठन द्वारा जनता की समस्याओं और सरकारी नीतियों में जो दोष व्याप्त हैं, जो बुराइयां व्याप्त हैं, उनको हम सरकार के समक्ष रखेंगे, तभी हम अपनी बातों को प्रभावी ढंग से पहुंचा पाएंगे। जब आप किसी संस्था के माध्यम से अपनी बातों को पहुंचाते हैं तभी लोग उसको पसंद भी करते हैं और तभी लोग उसको मानते भी हैं, तभी उसमें कुछ वजन आता है। अगर आप ऐसे ही बोलेंगे तो कोई बात उस विश्वास नहीं करेगा। तो अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा स्थापना करवाई गई, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और खास करके इसकी उदय की जो तमाम प्रकार के जो कारण रहे हैं, पहला कारण तो ये रहा कि सरकार तथा जनसाधारण के बीच संपर्क सूत्र की स्थापना आवश्यकता थी। और इसके लिए चूँकि राष्ट्रपति मतलब जो भी ब्रिटेन के जो प्रतिनिधि हुआ करते थे वो लोग एक प्रकार से शासन करते थे भारत पर, लेकिन क्या होता था कि भाई भारत के लोग डायरेक्ट अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को नहीं बता पाते थे, उन प्रतिनिधियों तक नहीं पहुंचा पाते थे, इसलिए एक संस्था को बनाना जरूरी हो गया। दूसरा ये कारण था कि राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधित्व का अभाव था, तो इसीलिए इसको बनाया गया। तीसरा कारण ये था कि राजनीतिक और आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय संगठन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो गई थी। तभी राजनीतिक विकास हो पाएगा, आर्थिक विकास हो पाएगा जब एक राष्ट्रीय संगठन होगा जिसमें भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक और आर्थिक विकास की दिशा को दिशा हम दे सकेंगे, ठीक है। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें की गई और देश हित में कार्यरत विभिन्न व्यक्तियों को एकजुट करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता को और पोषित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। इसके अलावा महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं को स्पष्ट करने के लिए, लोगों के समक्ष एक प्रकार से जो गंभीर से गंभीर समस्याएं हैं उनको दिखाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई।
धर्म, जाति, भाषा, प्रांत इन सभी के भेदभावों को समाप्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई और एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में ये उभर करके सामने आई और आगे चल करके बहुत सारा एक प्रकार से काम किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, ठीक है। और ब्रिटिश हुकूमत को एकदम से हिला कर रख दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। तो ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 1919 के अधिनियम की धाराएं बताइए। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसमें क्या बातें बताई गई थी? तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, इस एक्ट की भूमिका में खास करके कई सारे उद्देश्यों को किया गया, जैसे कि इस एक्ट ने अगस्त 1917 की घोषणा को कानूनी रूप प्रदान कर दिया। इसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि भारत को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन उत्तरदायी सरकार प्रदान की जावे और केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में अब भारतीय सदस्यों की संख्या 1 के स्थान पर 3 कर दी जाती है, जो कि 1909 में 1 सदस्य जो है भारत के थे और अब 3 हो जाते हैं वो, ठीक है, कार्यकारिणी विधानमंडल में। और कार्यकारिणी विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, खास करके ये बात भी ध्यान रखेंगे। केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदन कर दिए जाते हैं, एक का नाम राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट और दूसरे का नाम विधानसभा रखा गया। राज्य परिषद में प्रांतों तथा विशेष हितों तथा वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाता था, जबकि विधान सभा में साधारण वर्ग ही प्रतिनिधित्व में हुआ करते थे। प्रशासकीय विषयों का केंद्रीय तथा प्रांतीय विषयों में विभाजन कर दिया गया। रेल, डाक, तार, संचार व्यवस्था, यातायात और वित्त अर्थात संपूर्ण देशों से संबंधित विषय केंद्र को सौंप दिए गए। इस प्रकार से आप देखते हैं प्रांतीय विधानमंडलों में एक ही सदन था, जिसे विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था और इसके सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई और इसमें अब 75% सदस्य निर्वाचित किए जाने लगे। इस प्रकार से भारत मंत्री और उसके कर्मचारियों का वेतन अब ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा, पहले भारतीय राजस्व से ही दिया जाता था। और इस परिषद के सदस्यों की संख्या 8 से बढ़ा करके 10 कर दी जाती है। भारतीय मामलों पर भारत मंत्री का नियंत्रण कम कर दिया गया और उसके अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को दे दिया जाता है। इस प्रकार से इसका भी विरोध होता है। 1935 का फिर अधिनियम आता है, तो ये इसमें 1919 का जो अधिनियम आया, इसमें जो 1909 में कमियां रह गई थी उसी को कम करने के लिए किया गया था, क्लियर। लेकिन फिर भी इसमें कमियां आई, उसके बाद 1935 का अधिनियम आता है। 1935 के बाद में फिर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आती है भारत में, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें आती हैं और सारी चीज़ें होती हैं। बाकी और भी चीज़ों को और भी मॉडल पेपर में दूंगा, तो ये मॉडल पेपर आपका इंपॉर्टेंट तो था ही, लेकिन और भी एक मॉडल पेपर 2 मॉडल पेपर में दूंगा। हालांकि 2023 का जो मॉडल पेपर है आप उनको जरूर देख लीजिएगा एक बार, बहुत महत्वपूर्ण है, क्लियर। और महासंग्राम वीडियो जल्दी आपकी आने वाली है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की अगर बात की तो केवल 2 प्रश्न आपको करने होते हैं खंडसा से। 500 शब्दों में एक प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, ये बात ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न आप देखेंगे, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। इस पर वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, आप प्लेलिस्ट में वीडियो सारी देख सकते हैं। नेक्स्ट कोई वीडियो आप देखें, मतलब अगला प्रश्न है, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम निर्णायक संघर्ष था, समीक्षा कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, एकदम से आप इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी इन सभी प्रश्नों पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक अधिकारों में संबंधों की समीक्षा कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आता रहा है, पिछले 2 वर्षों में आप देखेंगे तो ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र राज्य संबंधों को रेखांकित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इन चारों प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी और भी जो प्रश्न मैंने इसमें बताए नहीं है, यानी ये 4 प्रश्न जो दीर्घ उत्तरीय के बच्चे हैं, चूँकि दीर्घ उत्तरीय के प्रश्नों को समझाएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको सेपरेट वीडियो में, अलग अलग वीडियो में आपको देने का काम करूँगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।